Assalamualaikum everyone. This is Shaista Siddiq, KNB Scholar 2024. As you all know, KNB Scholarship 2025 has been announced. So I will be talking about benefits of the scholarship, eligibility criteria, required documents, and the selection process of KNB. So let's start the video. अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ या स्कॉलरशिप कवरेज की बात करूँ तो सबसे पहले फुल ट्यूशन फ़ी कवर्ड होती है अंडर केएनबी स्कॉलरशिप। उसके अलावा मंथली लिविंग अलाउंस आपको मिलता है और सेटलिंग अलाउंस भी इस स्कॉलरशिप में मिलता है, जो कि बहुत से स्कॉलरशिप्स में आपको नहीं मिलता। एंड दैट इज़ जब आप इनिशियली कहीं भी शिफ्ट होते हैं तो आपके इनिशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मंथली एक्सपेंसेस। सो ये इस स्कॉलरशिप के अंदर जो आपको मिलते हैं वो इजीली कवर्ड हो जाते हैं। और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिल रही होती है, रिसर्च एंड बुक अलाउंस भी मिलता है, और उसके अलावा अगर आप कोई पब्लिकेशंस करते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। और उसके अलावा अगर इसमें बात की जाए तो रिटर्न जो एयर फेयर टिकट्स होती हैं वो भी आपको मिलती हैं आपके रिस्पेक्टिव कंट्री से। इंडोनेशिया जो भी आपका सिटी है आपकी यूनिवर्सिटी का, वहाँ तक की फ़्लाइट्स कवर होती हैं, और इसी तरह जो आप यहाँ से जाते हैं अपने कंट्री तो वो भी टिकट कवर्ड होती है। सो इसके अलावा वीज़ा एक्सपेंसेस भी आपके कवर्ड होते हैं। जस्ट आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे अप्लाई करती है, आपको ई वीज़ा मिल जाता है, वो आपको सेंड कर देता है एंड यू जस्ट हैव टू फ्लाई फ्रॉम योर कंट्री। सो ये इसकी कवरेज है। सो इट इज़ कम्प्लीटली फंडेड स्कॉलरशिप विच इज़ लाइक फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और इसमें आपको कोई भी एक्सपेंसेस बेयर नहीं करने होते अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है, एंड देन यू कैन ईजीली कंटिन्यू योर एजुकेशन इन इंडोनेशिया। And later on I will talk about eligibility criteria. And इसमें अगर मैं बात करूँ तो दो बेसिक क्राइटेरियाज हैं। one of them is academic requirements and the other one is age limit. So academic requirements में आपके पास जो है आपके previous जो education है उसके जो documents है वो tested होने चाहिए, और उसके बाद एक CGPA की requirement है जो मैं mention करूँगी। अगर मैं बात करूँगी बीएस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एफएससी या एचएसएससी के डॉक्यूमेंट से टेस्टेड होने चाहिए, विच इज़ आपकी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। और उसके अलावा इसी तरह से अगर आप बीएस और एमएस के भी, अगर आप पीएचडी और एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसी तरह आपकी प्रीवियस डिग्री की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट टेस्टेड होनी चाहिए फ्रॉम मोफा। लाइक अगर आप मोफा से इवन अगर आप एचएससी से टेस्ट करवा लेते हैं, मोफा से टेस्ट नहीं करवाते तो अनफॉर्चुनेटली आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर मैं सीजीपीए की रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो 3 सीजीपीए रिक्वायरमेंट है फॉर मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी। और अगर मैं बात करूँ बैचलर्स के लिए तो इनके लिए ये है कि उन्होंने मेंशन किया है कि 2.75 फॉर बैचलर्स। इट्स मीन कि अगर आप इस 2.75 को ऑन द बेसिस ऑफ 4 स्केल कन्वर्ट करें तो जो परसेंटेज आती है वो रिक्वायरमेंट है आपके एफएससी के अंदर। उसके बाद में अगर एज लिमिट्स की बात करूँ तो उन्होंने मेंशन किया है कि बाय 31 दिसंबर 2025 इस डेट तक आपकी जो एज है अगर वो 21 या उससे कम है तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं फॉर बैचलर्स। और इसी तरह से मास्टर्स की 31 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, और अगर आप इससे ज़्यादा एज है आपकी 36 या 37 सो ऑफकोर्स आप एलिजिबल नहीं होंगे। और इसी तरह अगर पीएचडी की बात करूँ तो 40 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। इसके बाद मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगी, और इसमें सबसे पहले आपका सीवी या रिज्यूमे, और उसके बाद आपका स्कैन पासपोर्ट चाहिए। आपके पासपोर्ट का स्कैन, इट वुड बी लाइक आपके जो फर्स्ट 3 पेजेस होते हैं उनका स्कैन रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा इसकी जो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि इसको वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट टिल 31 दिसंबर 2026। अगर इससे वैलिडिटी कम है तो अनफॉर्चुनेटली आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिस्टम वैसे ही आपको आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अगर आपकी पासपोर्ट की ये वैलिडिटी नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो थर्ड डॉक्यूमेंट है दैट इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट और सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स अगर आपके पास टेस्ट है, कोई भी टेस्ट है इसके अंदर,
पीटीई है, आइल्स है, टॉफल है, या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, सो आप उसको यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स, एंड इट इट कैन गिव यू एक्स्ट्रा स्कोर्स फॉर सम यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बाकी प्रोसेस के अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आपके ग्रेड्स को या ओवरऑल आपकी प्रोफाइल को ग्रेड्स कर रही होती हैं, और इंटरव्यूज़ वगैरह के इतने ज़्यादा उनका क्राइटेरिया नहीं होता। सो वहाँ पे आपको जो आइल्स या आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको एज दे सकता है, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर जो 2 एप्लीकेंट सेलेक्ट हुए थे मेरी फैकल्टी के अंदर, उन दोनों के पास आइल्स था और एक के पास वर्क एक्सपीरियंस भी था। सो जो कि दोनों मेरे पास नहीं थे, जिसकी वजह से आई कुडंट क्वालिफाई फॉर दैट यूनिवर्सिटी। सो इन दैट केस इट कैन गिव यू एन एज, बट आप इसके अलावा भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश होता है। सो यू विल जस्ट यूज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। सो उसके अलावा इसमें 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपने स्कूल या उनका जो कॉलेज है वहाँ से 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लेंगे, और अगर इसी तरह मैं एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो वो एक तो अपने इमीडिएट रिसर्च सुपरवाइज़र से एक लेंगे, और उसके अलावा जो एक रिकमेंडेशन लेटर होगा वो किसी भी प्रोफेसर से ले सकते हैं। सो उसके अलावा इसके अंदर ये है कि आपके जो मैं पहले बताया कि एकेडमिक सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है आपकी प्रीवियस डिग्री का, वो टिल मोफा आपके टेस्ट होने चाहिए। सो इसका ये प्रोसेस आपको पता होगा कि जो अगर आप बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जो एफएससी के डॉक्यूमेंट से पहले बोर्ड से, देन आईबीसीसी से, और उसके बाद मोफा से, और इसी तरह जो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी से समटाइम्स वेरीफाई होने होते हैं, और उसके बाद एचईसी से, और उसके बाद मोफा से। सो अगर आपके इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इस आप कि आपको मस्ट आई होप कि आप करवा चुके होंगे, या अगर नहीं हुए तो आप इस टाइम पीरियड में करवा लें, क्योंकि इस साल मस्ट है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फॉर पीएचडी, ये स्पेसिफिकली जस्ट पीएचडी की बात हो रही है, सो उनको जो है वो यहाँ की इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, जिसको हम एक और ज़ुबान में एक्सेप्टेंस लेटर बोल रहे होते हैं। सो और ये आपने माइंड में रखना है कि जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप लेंगे, वो यूनिवर्सिटी अंडर केएनबी आनी चाहिए। अगर वो केएनबी उस यूनिवर्सिटी को कवर नहीं कर रहा, तो फिर अगर आप उस प्रोफेसर से ले लेते हैं तो आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर होगा वो वेस्ट जाएगा, और टाइम भी। सो यू शुड ट्राई टू लुक फॉर द प्रोफेसर फ्रॉम दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ जो केएनबी के अंडर आती हैं। सो उसके अलावा अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करूँ, तो ये भी जस्ट पीएचडी के लिए रिक्वायर्ड है, ये मास्टर्स और बैचलर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सो वो यही होगा कि व्हाट योर पर्पस ऑफ स्टडीज़ इन इंडोनेशिया, और क्या आपकी मोटिवेशन है, सो वो सब में आप कवर करेंगे। सो ये जस्ट पीएचडी के लिए रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है, एंड दैट इज़ एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर। सो ऑफ कोर्स आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इसमें यह होता है कि आपको अपने कंसर्न्ड जो भी आपके कंट्री की जो इंडोनेशियन एम्बेसी है, वहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। और इस साल प्रोसीजर चेंज हुआ है काफ़ी। सो इसमें यह होगा कि आपको जस्ट यही डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये आपको एम्बेसी या फिर जो कॉन्सुलेट है उनको ये डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने होंगे। और उसके बाद आई आई बिलीव कि माइट भी इस साल जो स्क्रीनिंग है वो ना हो, बट हो भी सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने इंटरव्यू एंड फर्दर स्क्रीनिंग रखी थी फॉर एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर। सो एज दिस ईयर अटेस्टेशन इज़ मस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, सो मे बी वो जिस डायरेक्टली रिकमेंडेशन लेटर दे दें, और मे बी ऐसा ना भी हो। सो आपको आज से ही ईमेल करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, और अगर इसके बाद फर्दर एम्बेसी की तरफ से कोई अपडेट्स आती हैं चेंजिंग्स की, तो मैं आपको अवेयर कर दूंगी। वरना अभी तक यही है कि यही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, और ये आपने जस्ट एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को ईमेल कर देने हैं, और देन फिर वो फर्दर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको कैरी ऑन करेंगे, और उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर दिस स्कॉलरशिप। और उसके बाद मैं बात करूँगी सिलेक्शन प्रोसेस की।
सो सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अभी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे टिल 21 मार्च 2025। और उसके अलावा इसके बाद ये होगा कि एकेडमिक सिलेक्शन होती है जिसके अंदर मेरिट बेसिस पे वो फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। सो अगर ये सारे जो प्रोसेस है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह ये इस तरह से नहीं ले रही होती, वो जस्ट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करती हैं और उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं डिपार्टमेंटल। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे मेरी करंट यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट किया था और उसके लिए भी प्रॉपर मेरिट बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए थे, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए थे और उसके बाद सिलेक्शन हुई थी। सो इस सब के बाद फिर इस इनकी जो टाइमिंग्स है अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, दैट्स गोइंग टू बी बाय 30th जून 2025। और इसमें जो है फर्स्ट बैच की अनाउंसमेंट होगी जो सेलेक्ट होंगे। एंड देन उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के को डिनाई कर देते हैं तो देन जो है वो एक फर्दर उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एक नेक्स्ट बैच अनाउंस किया जाएगा विच विल बी बाय 8th जुलाई 2025। सो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस से। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को माइंड में रखते हुए इसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड फॉर द KNB scholarship 2025 a complete guide video. So I hope it was helpful for you guys. So see you guys later. Allah Hafiz.